जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। प्रोफ़ेसर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खबर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब मैं देख रहा था कि अमेरिका जो है उसके जो चेयरमैन हैं यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम जापान जो है उसका की रोल होगा इन एनी कंटिजेंसी इन इंडो पैसिफिक। सो लार्जली अमेरिका जो है वो अपने जो पुराने इत्तेहादी हैं उनके ऊपर दे आर गोइंग टू बैंक ऑन। अभी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई हर्कुलस मिलिट्री प्लेन्स भी खरीद रहा है, कुछ $6.6 बिलियन के ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको पता है ये P4 भी एक इन्होंने बनाए हैं, IP4 आई थिंक, वो भी एक बनाए हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ये जो जापान है क्या जितना अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर रिलाय किया जाए कर सकेगा? और दूसरा इंडिया जो है वो पीछे तो हट गया, तो क्या अमेरिका इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर समझ रहा है या कि समझ रहा है कि इनकी जो ऑटोनोमस पोजीशन है, अगर ये हमें इतना ही सपोर्ट करते रहे तो वो काफ़ी है, रादर दे गेट अस विद देम ऑन द डिफेंस कोऑपरेशन। सर। देखिए, जनरल माइली की जो आप रेफरेंस कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट भी है कुछ। तो पहले तो एक उन्होंने हवाई में मुलाकात की जापानीज और साउथ कोरियन मिलिट्री, उनके काउंटर पार्ट्स के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने दौरा भी लगाया साउथ कोरिया का। सो इन ए वे दिस इज अ रिएक्शन टू द नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट, जिसकी अब रेंज की कैपेबिलिटी पहुंच गई है यूएस को हिट करने की। सो इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर साउथ कोरिया नहीं होता, देन वी कुड टेक हिज कमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वाड, क्योंकि साउथ कोरिया भी शामिल था। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उनके दिमाग में क्वाड नहीं है, ही इज थिंकिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये इंटरव्यू शायद इन्होंने कल दिया था, राइट? तो उस इंटरव्यू से एक दिन पहले चाइना और रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इन द जापान सी। सो वो भी चल रहा है उनके दिमाग से। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये गेम्स विद इन गेम्स कहते हैं ना, जैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो फिर अश्विन और बाबर आजम का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, शाहिन अफरीदी और विराट कोहली का एक अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसी मैच के अंदर मैच होता है ना। तो उस तरह से ये पूरा इंडो पैसिफिक की जियो पॉलिटिक्स में देर आर सेवरल गेम्स गोइंग ऑन। एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का चल रहा है, फिर एक जापान और रशिया का चल रहा है। सो आई थिंक ही वॉज टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और इंडिया का वो एक ऐसी रैंडम रेफरेंस उन्होंने सवाल के जवाब में दे दिया, राइट? सो ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द क्वाड एज एन इंडो पैसिफिक, लेकिन रीजन तो अब वो इंडो पैसिफिक ही सोच रहे हैं ना, पहले की तरह ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वैसा नहीं सोच रहे। तो उन्होंने काफी दिलचस्प रिमार्क्स किए। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। ही सेड कि जापान की जो कैपेबिलिटीज हैं, तकरीबन 100% इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ गई है। सो दे कैन ऑपरेट टुगेदर। और उन्होंने अपने एक नई कैपेबिलिटी की बात करी, विच इज के जो उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन जो ऑपरेशंस हैं, उसके वो काइंड ऑफ रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट्स की बात कर रहे थे, कि दे हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट्स, ताकि वो मल्टी डोमेन में रेस्पॉन्स देंगे। यानी मतलब इट विल बी लाइक ए छोटी सी बट कॉम्प्रिहेंसिव फौज। यानी उसमें एयरफोर्स भी है, मरीन्स भी है, उसमें नेवी भी है, उसमें साइबर ऑप्स भी होंगे, सारे के सारे एक छोटा सा यूनिट रहेगा। एंड इट विल बी एबल टू मूव अराउंड, मतलब लैंड पे भी, सी पे भी। सो उसमें जापान के साथ काफी उनका कंबाइंड कॉपरेशन होगा। और आई डोंट नो वेदर यू, आपने नोटिस किया, अभी यूएस ने अनाउंस किया कि पापुआ न्यू गिनी में कुछ 5-6 बेसेस इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिए। या फॉर 15 years, यस। हाँ, 15 साल के लिए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक ही इज रेफरिंग टू। तो यहाँ पे बेसिस से वो मल्टी डोमेन के जो इनके रैपिड रिस्पांस फोर्सेस हैं, दे विल। लेकिन उन्होंने, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि वेदर इन ताइवान और नॉट, मतलब व्हाट इज द अदर पार्ट, वो अदर पार्ट नॉर्थ कोरिया है।
राइट? तो वो साफ कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला करता है या चाइना ताइवान पे हमला करता है, जापान इज द फ्रंट लाइन। वो तो इसमें एटलीस्ट दे आर सेइंग दिस इज आवर एक्सपेक्टेशंस। और जापान इज एन एलाई, मतलब जापान के साथ ट्रीटी है बाकायदा इनकी। इट इज नॉट जस्ट के जैसा इंडिया की तरह नहीं है, नॉन नेटो ये वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये वो नहीं, वो बाकायदा अलायंस है जापान के साथ। लेकिन सर जापान का तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कि वो आर्टिकल 9 कहता है कि वो अपनी फोर्सेस नहीं रख सकते, और जो फोर्सेस मौजूद है वो डिफेंस फोर्सेस हैं, तो कैसे वो कर पाएगा? वो कह रहे थे एसडीएफ जैसा जापान की फौज, दे डोंट से जापानीज मिलिट्री, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं ना। लेकिन ये जो नए क्या नाम है इनका, मेरे को नाम ही याद नहीं रहता, जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर है फुशिदा, वो कुछ साफ, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग, मतलब ही इज बाइंग। पिछले साल ही उन्होंने अनाउंस कर दिया ना कि मैं डबल बजट कर दूंगा, डिफेंस बजट, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। These are not just defensive weapons, they are buying and building offensive weapons too. तो अब क्या है, आप ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस कह सकते हो सडनली। देखिए जो जापान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पे जो लिड लगा हुआ था ना, वो अमेरिकन ने लगाया हुआ था। They did not want America to Japan to ever become a power that can challenge the US in Indo-Pacific region. इसलिए तो मैं तो समझता हूं कि अमेरिका अभी भी ऑक्यूपाई करता है जापान को। फौजें तो हैं ही वहां पर ना, बट दे हैड सो मच कंट्रोल। अमेरिकन ने बेसिकली रीराइट किया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को कि जापान को, दे डिड नॉट वांट जापान टू बिकम सो पावरफुल कि इट कुड चैलेंज द यूएस। वरना अगर आप देखें, अगर आप इट इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना बढ़ने से पहले इट वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी, मोस्ट एडवांस्ड कंट्री। इट कुड हैव बिकम अ मेजर पावर वेरी क्विकली आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये दोनों मुल्क जापान और जर्मनी, दे कुड हैव बिकम मेजर मिलिट्री पावर्स, लेकिन अमेरिका इन दोनों को मिलिट्री पावर्स बनने नहीं दिया। लेट देम विन द इकोनॉमी बट नॉट द मिलिट्री एरिना। लेकिन अब चाइना के वजह से अब जरूरत पड़ गई है अमेरिका को टू हैव जापान एज द फ्रंट लाइन। इस वजह से आई थिंक कि अमेरिका अगर ऑब्जेक्ट नहीं करा, देन जापान कैन फ्रीली, मतलब अमेरिका के अलावा और कौन ऑब्जेक्ट करेगा अगर जापान स्टार्ट्स बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। And if America has given Japan the signal to go ahead with offensive capabilities, then I think they are going to do। और चाइना से वो इतना डरे हुए हैं, उन्होंने जो जुल्म किया है ना, पता है चाइना के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको तो खा गए थे उन्होंने, जापानीज को लिटरली पका कर खाए हैं वो। जापानीज हैड बिकम कैनिबल्स। साउथ कोरियन की औरतों को लूटा, रेप किया उनको, और चाइनीज को तो खा गए वो। सो चाइनीज हैव नॉट फॉरगॉटन इट, इनको फॉरगिव नहीं करेंगे वो। वो तो बदला लेने वाले हैं एक ना एक दिन, आज नहीं तो 100 साल बाद, नहीं तो 500 साल बाद। सो दे आर वरीड अबाउट चाइना, जेन्युइनली द राइज ऑफ चाइना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो अमेरिका की जो लीडरशिप एंड अलायंस का ये टेस्ट का टाइम नहीं आ गया, आप समझते हैं? फॉर एग्जांपल, आप चाइना के लिए जो बिल्डअप कर रहे हैं, जापान एंड साउथ कोरिया नॉर्मली टेरिटोरियली बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, विदाउट, जैसे आपने कहा है कि अमेरिका ने ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। सो ये जो वक्त आ गया, आपको नहीं लगता ये एक अमेरिका का टेस्ट है? अगर कुछ होता है एंड अमेरिकन को इंटरवीन करना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस में, तो जारी बात है फिर नुकसानात भी हो सकते हैं। और छोटे छोटे मुल्क हैं वो तो, चीन जो है वो उनको बड़ा हैवीली डैमेज कर सकता है इन केस अगर इफ चाइना गोज ऑल आउट वॉर। देखिए अमेरिका की सोच बड़ी, तब मैं यहाँ 30 साल से हूँ, लेकिन फिर भी समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए मैं लोगों से मजाक से कहता हूँ कि मैं आई एम ए प्रोफेसर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन मेरे कोर्सेस के नाम होते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ता हूँ। देखिए अगर मैं जनरल होता या प्रेसिडेंट होता तो मैं चाइना पे कभी का जंग कर दिया होता। आई वुड हैव अटैक्ड चाइना इन द 1990s किसी बहाने, and bombed them back into the 1960s। इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घुसाया, उसको फैक्ट्री बना दी अमेरिका की, उसको सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी अमेरिका ने बनाई।
ये सोच के कि वो डेमोक्रेसी बन जाएगी, फिर हमारे दोस्त बन जाएंगे जैसा जापान और जर्मनी है। इट्स नॉट हैपनिंग, राइट? सो अब इनको लग गई परेशानी कि अरे बाप रे बाप, दे आर बिग। अगर और 15-20 साल तक अगर कुछ इसी तरह ग्रोथ होते रहा तो चाइना विल बिकम ए मोर पावरफुल कंट्री, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये और बात है कि अमेरिका विल बी पावरफुल एंड अमेरिका विल हैव पावरफुल एलाइज, तो उससे वो चाइना को बैलेंस कर लेंगे। मायरी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पहले उन्होंने वो सेंटेंस जो कोट है उसमें लिखा हुआ है चाइना इज चैलेंजिंग अस, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करके कहा इज ट्राइंग टू चैलेंज अस इन ऑल द डोमेन्स, एयर, लैंड, सी, स्पेस एंड साइबर स्पेस। यही है ना मल्टी डोमेन जो कहते हैं, ये है 5 डोमेन्स हो गए हैं। तो हर डोमेन में इट्स कंपीटिंग विद अस एंड क्वाइट सक्सेसफुली कह रहा है मार्क माइन। तो थोड़ा बहुत रैटल हो गए हैं, दे आर रियलाइजिंग कि गैप कम हो रहा है, द गैप इज रिड्यूसिंग बिटवीन द यूएस एंड चाइना। और वो गैप को बढ़ाने के लिए दे वांट जापान टू बी रेडी, दे डोंट वांट जापान टू, मतलब ये जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं अमेरिकन अब, दे वांट जापान टू बी पार्ट ऑफ द पॉसी, अगर ताइवान को प्रोटेक्ट करना है या साउथ कोरिया को। So this is all about improving South Korea-Japan relations and making them both interoperable, वो लग रहा था मुझे। एक मजे की बात मैं बताऊं आपको कि आपके पास वो दूसरे जनरल, क्या नाम है उनका, सेंटकॉम के लीडर आए हुए हैं, एरिक जी जो है, उनकी मुलाकात हो रही है जनरल मुनीर साहब से। हो गई है। हालांकि मुनीर हो गई ना, तो ऑन ए लेवल जनरल मुनीर इज थियोरेटिकली ऑन द सेम लेवल एज माइली ना, लेकिन मुलाकात मुनीर साहब कर रहे हैं विद समबडी हु इज 4 लेवल्स बिलो माइली। मतलब जॉइंट चीफ के अंदर डेप्यूटी चीफ है, फिर आर्मी चीफ है, फिर उसके बाद सेंटकॉम का लीडर आता है ना, 4 लेवल्स। सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग के मतलब डज दैट सिग्नल के पाकिस्तान का लेवल वो हो गया है, या इट वाज जस्ट समथिंग दैट मिस्टर मुनीर वाज बीइंग वेरी प्राउड, जनरल मुनीर एक किस्म से रेस्पेक्ट एक्सटेंड किए टू मीट विथ हिम ऑन हिज विजिट। आपका क्या ख्याल है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली मैं आपको बात बताऊं, इससे पहले भी फॉर एग्जांपल आपको पता है सिविल मिलिट्री जो अमेरिकी लीडरशिप है वो पाकिस्तान आती है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अमेरिका का जीएचक्यू जाता है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी अमेरिका का जीएचक्यू जाता है। एंड इन रियलिटी द सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है इक्वलेंट टू द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो तो मिनिस्टर फॉर डिफेंस के भी नीचे आता है बाय लॉ। लेकिन अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी एंड अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी जीएचक्यू 21वें ग्रेड के अफसर को मिलने जाते हैं जबकि वो खुद 22 के हैं। सो द अमेरिकन और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है इट्स डिफरेंट एंड सेंटकॉम क्योंकि हमें कवर भी करता है। सो वो एंड देन कई दफा ऐसे भी होता है कि अमेरिका से बड़े छोटे डेलीगेशन आते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ गए, डायरेक्ट शोले आए या और बहुत सारे लोग आए, तो व्हेन दे वांट अ कर्टसी कॉल, चाहते हैं जी हम जाके मिलना चाहते हैं चीफ साहब को, तो एम्बेसडर या जारी बात है जो भी कनेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है वो उनको रिसीव कर लेते हैं। सो नॉर्मली फॉर एग्जांपल इनके जो मिशन के लोग आते हैं जो अफगानिस्तान को देख रहे होते हैं, ठीक है, टॉम वेस्ट वगैरह ये वो, तो उनको भी वो एंटरटेन कर लेते हैं, वो कोई नहीं। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वहाँ चले जाते, इवन के इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक कोई वाइस प्रेसिडेंट भी गया था जीएचक्यू, इवन के मुल्कों के सदर और वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर जीएचक्यू चले जाते हैं। सो दैट इज द लेवल वो मिलिट्री ने हमारे यहाँ पे इस तरह की चीजें रखी हैं। दैट इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो ट्रिप है इनकी, इट इज अबाउट अफगानिस्तान, मतलब ट्रिप तो अफगानिस्तान को लेकर ही। अफगानिस्तान, काउंटर टेररिज्म, और रिसेंटली पाकिस्तान ने थोड़ा सा दोबारा अमेरिका को बताया है, और हमारी जो क्योंकि बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान से, टीटीपी वहाँ बैठी है वो उसको मान नहीं रहे, और स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के बारे में बयानात भी दिए हैं कि वो स्टैंड विद पाकिस्तान, जो वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द जमाते हैं, और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो मुआहदा किया है वो अमेरिका से किया है, पाकिस्तान से नहीं किया। तो इस तरह के तो मसले मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है आई थिंक दी वो जो आपने भी एक दफ़ा इसका तज़किरा किया था और एनालिसिस किया था कि वो जो F-16 पाकिस्तान को मिले हैं वो बेसिकली काउंटर टेररिज्म के लिए हैं। सो वो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि वो उनका इस्तेमाल होने वाला है। पाकिस्तान को इसका लिवरेज जो है वो नहीं करना चाहता था,
लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वो अफगानिस्तान ने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। देखते हैं क्या होता है। we'll see what happens. जी सर। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, उन्होंने जिक्र किया इंडिया का भी, माइक मिलिन। मैंने भी इस पे थोड़ा एनालिसिस किया था, लेकिन मैं चाह रहा था आपसे ज़रा सुनूं, ज़रा ज़्यादा एक वाइड स्पेक्ट्रम से आप करेंगे। इंडिया को उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट अलाय है, और फॉर मेंटेनिंग इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और उनकी इंडिया इज़ वेरी कैपेबल मिलिट्री है उनकी, और हम उनके साथ डीपन करना चाहते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन। इट मींस कि नहीं है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है कि वो ये कही जा रही है कि इंडिया और जो अमेरिका है, दे हैव यूनाइटेड अगेंस्ट चाइनाज मिलिट्री थ्रेट। ये ऑड बेड फेलोज हैं। ये ऑड बेड फेलो से क्या मुराद है? क्यों अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं या जो लोग लिखने वाले हैं, वो इंडिया यूएस के रिलेशन को ऑड बेड फेलोज, पहले वो पाकिस्तान के बारे में कहते थे दिस इज अ बैड मैरिज, ठीक है, अभी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है ऑड बेड फेलोज, तो इंडिया और यूएस का। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? Because symmetry nahi hai in the approach. So for example, America basically wants to go steady with India, wants to get married, and मतलब एक बैंक अकाउंट चाहता है राइट. इंडिया इज सेइंग नहीं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी का अपनी तनख्वाह अपने अकाउंट में डालूंगी. राइट. सो दे वांट, इंडिया वांट्स टू मेंटेन दैट ऑटोनॉमी व्हिच इज अ सोर्स ऑफ इरिटेशन टू अमेरिका. मैं साफ कह दूंगा आपको, वो काफी इरिटेंट है, वो खामोश है. दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द फ्रांस डील. They are happy because it is taking India away from Russia, but they're not happy कि it's the French who are getting that. इंडिया यहाँ आके 3 बिलियन के ड्रोन्स खरीदे, वहां जाके 9 बिलियन के सबमरीन्स और जेट्स खरीदे, 3 गुना ज्यादा, वो भी फ्रांस से, ऑफ ऑल प्लेसेस यार. तो फ्रांस की हम लोग ज्यादा इज्जत नहीं करते ना एज ए पावर और टेक्नोलॉजी और एनीथिंग. सो दैट इज काइंड ऑफ एन इरिटेशन. बट द थिंग इज, जो देखिए, ऑल सेड एंड डन, दुनिया के मेरी नज़र में टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया. तो आप सोचिए अमेरिका के तरफ से, इफ नंबर 3 इज विद देम, तो 2 का तो कोई चांस ही नहीं है ना अगेंस्ट 1 and 3 कंबाइन, राइट. इट हैज नो चांस. और फिर उसके बाद अगर इंडिया, एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल और रिमेन्स विद द यूएस, यूएस हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर चाइना. तो इसलिए भी जो इंडिया पे जो इनायतें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल डिजाइंड टू कीप इंडिया एट द मिनिमम न्यूट्रल एंड इन द फ्यूचर कमिटेड. लेकिन इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई, अगर मैं किसी की बीवी के साथ डेटिंग शुरू कर दूं, और वो बीवी वो चाहती है कि अपने शौहर के साथ भी रहे और मेरे साथ भी डेट करे, बट हस्बैंड माइट डिवोर्स हर ना, फिर वो कहाँ जाएगी? तो अमेरिका इज होपिंग कि जो चाइना, इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उससे चिढ़कर या उससे डर कर चाइना माइट टेक अ स्टेप व्हिच विल मेक इंडिया परमानेंटली पार्ट ऑफ द यूएस अलायंस. गलवान की जो हरकत थी, it was designed to stop India from coming closer to the Quad. It had the opposite effect. डोकलाम जो हुआ था, याद है 2017 का, जो नेपाल के बॉर्डर पर, वहां से फिर इंडिया ने क्वाड को जिंदा कर दिया ना. 2x2 ये वो शुरू हो गए सारे मीटिंग्स. तो अगर चाइना का मकसद था टू गेट एग्रेसिव ऑन इंडिया बॉर्डर बाय ट्राइंग टू से तुम उधर दोस्ती क्या कर रहे हो, जीना तो मरना तो तुमको यहाँ पर है मेरे बाजू, राइट. वी आर जेन्युइनली बेड फेलोज, स्ट्रेंज बेड फेलोज. तो इंडिया चाइना है, दे हैव सो मच शेयर्ड बॉर्डर. सो आई थिंक कि चाइना का जो एग्रेशन था डोकलाम में, फिर बाद में गलवान में, was to send the message that don't become too pally with the US. But it has backfired on them. कि इंडिया इज बिकमिंग मोर, और इंडिया डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑल द सपोर्ट. तो जब अरुणाचल में जो इंटरवेंशन हुआ चाइना का, तो वहां पे जो इंटेलिजेंस मिली इंडिया को रियल टाइम,
और उसके वजह से दे कुड सी द डिफरेंस दैट अमेरिका कुड मेक, देन आई थिंक उसके बाद से इंडिया की रफ्तार बढ़ गई टुवर्ड्स द यूएस। और मतलब दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है इंडिया को, दे आर टॉकिंग अबाउट डिवर्सिफाइंग इनटू सप्लाई चेन इन एनी सच वेज। सो तो इस वास्ते दे थिंक इंडिया इज अ क्रिटिकल एलाई, जियोपॉलिटिकल एलाई। और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, समंदर से हट के अगर जमीन पे जंग होगी तो वो इंडिया में होगी। अमेरिका चाइना वॉर विल बी फॉट इन इंडिया इफ द क्यों लैंड बैट। क्यों सर, आपको क्या लगता है क्यों इंडिया में क्यों होगी, जबकि इंडो पैसिफिक इतना बड़ा है, जबकि सारी की सारी जो इंडिया एंड चाइना दे आर पुटिंग एसेट्स ऑन ऑन द सी में एसेट्स लेके जा रहे हैं। देखिए, दे आर ऑलरेडी हाईली मोबिलाइज्ड इन गलवान, दोनों साइड्स, बहुत ही ज्यादा। और जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना ने बनाया हुआ है लद्दाख में, दैट इज प्रिटी स्ट्रांग। और काफी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है चाइना। इंडिया मतलब दे आर लाइक स्ट्रगलिंग टू मैच इट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ना, बहुत महंगा हो रहा है। सो द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वहां ज्यादा है। और ये जो मणिपुर में जो आग लगी हुई है, कैन यू इमेजिन कि चाइना को टेम्प्ट नहीं कर रहा है कि और ये आग को फ्यूल डालें, हम इसमें घी डालें थोड़ा ताकि और आग लगे। मतलब दिस इज इन इंडिया बॉर्डर इश्यू। जैसा कश्मीर में आप लोगों ने गंद की हुई थी, चाइना कैन रिपीट द सेम थिंग इन मणिपुर। इंडिया के लिए इट कैन बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम अगर वहां से इंटरवेंशंस आने लगे। ऑलरेडी दे आर कंप्लेनिंग कि म्यांमार से लोग आके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो आई हैव अ फीलिंग के टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के ये बॉर्डर पे ज्यादा है बनिस्बत ताइवान, क्योंकि ताइवान को ठीक, चाइना वांट्स ताइवान, चाइना डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय ताइवान, समझे ना। दे वांट टू कैप्चर इट विथ मिनिमल डैमेज। उसको तब तो चाइना के पास जो मिलिट्री फोर्स है वो ताइवान को तबाह तो जरूर कर सकता है, लेकिन उसको कब्जा नहीं कर सकता। And so they first the operation will have to be domestic operation. They have to come up with some leader who is pro China, pro unification. फिर वो constituency बनाएगा, right? फिर वो election जीतेगा, फिर अमेरिका बोलेगा नहीं 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 हम नहीं अलाउ करते, then तो जंग होगी ना। That is the kind of junk China wants, where it doesn't have to fight Taiwan. Taiwan unifies peacefully and then if America backs off नहीं तो नहीं जंग करेंगे वो। लेकिन हमला करके अगर उसको अटैक करेंगे वो तो तबाह हो जाएगा। so that is an issue. So I am not very sure कि जंग वहां शुरू होगी। इंडिया के बॉर्डर पे ऐसा है, दे डोंट केयर अरुणाचल प्रदेश तबाह हो जाए या ना हो जाए, या कश्मीर या लद्दाख में बमबारी हो जाए, वहां पे जंग हो जाए। सो देयर चांसेस दैट चाइना माइट फाइट इंडिया देयर। और इट इज डिफिकल्ट भाई। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि वो डायलॉग ऐसा खुल के भी नहीं कर सकते ना। मतलब आपके तो ज्यादा कनेक्शंस हो गए, लेकिन मैं देखा आपके कोई शो पे कोई चाइनीज बंदा नजर नहीं आता मुझे। मैंने भी एटलीस्ट एक प्रोफेसर को लेकर आया, लेकिन वो हांगकांग से थे तो मैंने उनको कहा यार अपने दोस्तों को बताओ मुझे इंग्लिश बोलने वाले कोई चाइनीज प्रोफेसर आए, मुझे एक्सप्लेन करें व्हाट द चाइनीज लॉजिक इज, व्हाट आर दे थिंकिंग वगैरह। फिर भी ये सवाल भी उठता है कि उनके पास डू दे हैव द फ्रीडम टू टॉक एज फ्रीली, जैसा मैं आपसे जो फ्रीली बात कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, क्या वो उतने फ्रीली बात कर सकते हैं या नहीं। दैट इज ऑल्सो एन इश्यू, राइट। सो जो रॉबर्ट जार्विस के जो आर्टिकल्स हैं ऑन परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, उसका यहाँ पे बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन होता है। मिसकम्युनिकेशन भी हो जा सकता है ना बातों में। थोड़े दिन पहले आपको पता है वो मैप्स को उन्होंने रीनेम किया था। हाँ, तो मैंने कहा था कि इंडिया में भी बीजिंग को बीजापुर लिख देना चाहिए बीजिंग को जहां भी इंडिया की तरफ से जो भी मैच बनते हैं बीजिंग के बजाय बीजापुर लिखा करें। वी आर रीनेमिंग बीजिंग एज बीजापुर। सो बट एक मैं चाइनीज स्कॉलर की बात सुन रहा था, ही वाज परप्लेक्स के उसकी नजर में ये सिर्फ ट्रांसलेशन था फ्रॉम लद्दाख टू चाइनीज, समझे ना। इधर पहले मैप्स लद्दाख में थे, लद्दाख की लैंग्वेज में थे, अब वो टिबेटन लैंग्वेज में थे, अब हम इसको चाइनीज लैंग्वेज में बना रहे हैं। तो चाइनीज नाम जो है वो यूज कर रहे हैं, लाइक दे डिडंट थिंक दैट इट वाज अ प्रोवोकेशन।
बट इंडिया में तो काफी इट वाज टेकन वेरी सीरियसली कि दिस लुक्स लाइक दे आर क्लेमिंग सॉवरेंटी ना, अरुणाचल प्रदेश का नाम अगर वो दूसरा दे रहे हैं तो चाइनीज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये और वो मुझे तो वो फिर मनमोहन सिंह साहब की बात याद आ रही है कि द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया इज इंटरनल। तो ही सेड दैट बैक इन 2007 और 8 में उन्होंने बात की थी। सो जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, सेम इज फॉर डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी ऐसी है। हमारी जो बिगेस्ट फॉल्ट लाइंस हैं वो इंटरनल है, इंडिया में भी इंटरनल नज़र आ रही हैं। और सो ये मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा फोकस इंडिया पे कर रहे हैं, इंडिया ज़्यादा फोकस चाइना पे कर रहा है, पाकिस्तान पे कर रहा है, घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं एंड द गवर्नमेंट्स एंड द सिस्टम इज़ नॉट पेइंग अटेंशन। सेम इज़ खैर वेरी बाय द वे इन यूएस में भी ऐसे ही चल रहा है अंदर खाते। बट यूएस में ऐसा हाँ, ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसा नहीं है, लेकिन इट्स नॉट द uh, सेम लेवल ऑफ, uh, मतलब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स है, बट ऐसा, हालांकि वी आर सो हेविली आर्म्ड, आपको नजर नहीं आ रहा, जैसा कि मणिपुर में तो पूरी टोटल एथनिक क्लेंजिंग कंप्लीट हो गई है ना, कि सारे के सारे जो क्रिश्चियन ट्राइबल्स थे वो कुकू और नागास वो पूरे के पूरे वैलीज छोड़ के पहाड़ों में चले गए हैं, और पहाड़ों में जितने भी हिंदू माइटीज थे वो सारे के सारे वैलीज में आ गए, तो बिल्कुल टोटली दो एथनिक कम्युनिटीज का separation हो गया। But you could also say that the valley has been ethnically cleansed, the mountains have been ethnically cleansed। फिर इंटरस्टेट माइग्रेशन शुरू हो गया है मिजोरम से। सो इट्स ए वेरी सीरियस मैटर जो इंडिया में हो रहा है। ये आपके टीटीपी उतना सीरियस नहीं है ये जितना सीरियस ये है। दे आर डिमांडिंग के न्यू स्टेट बी क्रिएटेड। आई थिंक दैट इज द ओनली बेटर वे टू गेट आउट ऑफ इट, कि अरुणाचल मणिपुर के है तो छोटा सा, अब उसको और दो छोटे टुकड़े करके अलग स्टेट्स बनाए। सो it is complicated issue, but the thing is that people are not paying enough attention for domestic fault lines। ये बात सही है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी डॉक्टर साहब ये कैसे हाउ थिंग्स गेट अनफोल्ड, और पर्टिकुलरली ये जो यूएस का है, और मैं देख रहा था कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है वो बेच रहे हैं। उनकी उन्होंने डील्स भी कैंसिल करवाई, सबमरीन विद फ्रांस और ऑकस, दैट्स अनदर एंगल ना। देखिए अमेरिका 3 एंगल खेल रहा है, क्वाड, I2U2, ऑकस, नेटो के अलावा, लेकिन राइट, डॉक्टर साहब दे साउथ मेड अ कोरिया। न्यू कॉर्ड विद फिलीपींस एज वेल। हाँ, फिलीपींस भी आएंगी, और फिर दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट वो सारे कंट्रीज जिसके खिलाफ जो चाइना का, साउथ चाइना का जो केस हुआ था ना, ब्रैटली आइलैंड्स वगैरह, जो चाइना ने, मतलब इंटरनेशनल फोरम ने चाइना के खिलाफ जजमेंट दे दी ना, तो वो जो सारे कंट्रीज हैं, आई थिंक उसमें वियतनाम भी इन्वॉल्व है, फिलीपींस भी हैं, मेरे ख्याल से मलेशिया या ब्रुनाई, तो वो सारे कंट्रीज का भी ये एक क्वाड शॉट कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली जितने भी अलायंसेस पैदा करें, नेटवर्क ऑफ, ये चीज रशिया चाइना वगैरह को समझ में नहीं आई कि अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स मल्टीप्लायर इज अलायंसेस। तो डॉक्टर साहब ये फिर मैं समझ लूँ कि जो कोल्ड वॉर के ज़माने में द अमेरिकन्स वांटेड दैट दे शुड बी रीजनल अलायंसेस सो दैट द कम्युनिज्म डजंट क्रीप इन, जैसे हम उस जो सीटो सेंटो, और उन्होंने कहा इनकरेज किया, यूएन चार्टर भी इनकरेज करता है कि आप छोटे छोटे रीजनल फोरम्स बनाएं। लेकिन ये एक नई ये उससे भी छोटे छोटे फोरम्स हैं। पहले तो ठीक है 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग बन गई, फला बन गया, हमने सार्क बना लिया यहाँ पे, तो अभी तो उससे भी छोटे छोटे चार चार के ग्रुप बना रहे हैं, बहुत बट डर दैट रही इज आल्सो बेस्ड ऑन द कोलिशन ऑफ द विलिंग ना। है। तो जो जो जहां भी बेसिकली दे आर नॉट सेइंग नो। जो भी 2-3 मुल्क आके कह रहे हैं चलो अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो बिल्कुल चलो, लेट्स गो, वैसी बात हो गई है। अमेरिका इज नॉट सेइंग नो टू एनीबॉडी, एंड इट इज एबल टू, उनको जो जो चीजें चाहिए वो तो मिल रही हैं, बेस चाहिए बेसिस मिल रहे हैं। आपकी याद है गल्फ वॉर 1 की जो बात है, उसमें तकरीबन जो खर्चे आए थे कुछ $100 बिलियन के करीब, 100-200 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन तो सऊदी अरब से आ गए थे, फिर 14-15 बिलियन जापान और जर्मनी से। तो अमेरिका के लिए वो जंग फुकट में पड़ी थी, वो गल्फ वॉर 1 की बात कर रहा हूँ। सो देयर द अलायंस कम इन ना टू हैव पार्टनर्स। तो ये जो चाइना सोच रहा है वो अमेरिका से लड़ेगा, वो अमेरिका से थोड़ी लड़ेगा, वो सारी दुनिया से लड़ेगा। इट विल हैव टू फाइट इंडिया, जापान।
इंडिया विल हैव नो हेजिटेंसी, अगर इंडिया लड़ा भी नहीं ना चाइना के खिलाफ, इंडिया विल हैव नो प्रॉब्लम इन सप्लाइंग एम्यूनिशन, आर्म, जितना अमेरिका को चीजें चाहिए वो सप्लाई करेगा, बेसिस भी देगा चाइना के खिलाफ, ना थोड़ी कहेगा। ये और बात है, इट विल नॉट फाइट इट बट इट विल सपोर्ट। इट विल बी लाइक नेटो, जिस तरह यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, उस तरह ये सारे मुल्क अमेरिका के साथ हो जाएंगे। पूरा का पूरा वेस्ट, अगर नेटो शामिल नहीं भी हुआ तो क्या वेस्टर्न ममालिक नहीं हेल्प करेंगे? मतलब आर्टिकल 5 तो ट्रिगर हो जाएगा ना। जैसा चाइना किसी भी हमला करता है किसी भी जगह पर अमेरिका के बेस पर, इट विल आल्सो ट्रिगर द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रांस भी आ जाएगा, बर्तानिया भी आ जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वो थोड़े एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं वो अमेरिका को। So it's not an easy thing for China, अगर आप समझ रहे हैं। China is not going to fight just the US. China will fight the top 20-30 economies in the world other than itself. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Anyhow, thank you very much, Dr. Sahib. It's always interesting and pleasure talking to you. बड़ा मजा Thank you, आया। sir. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया आपसे।